सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तन्वी। मेरा नाम है अश्विन अफराद। और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से एक बार समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले कौन आशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सावती सावती रूमी बेगू। तो अब हम सब उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जब रूमी और उनके माशूक की मुलाकात हो गई है। शम्स को जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, उसमें से एक नाम है परिंदा। शम्स को परिंदा भी कहा जाता है, और क्यों न हो, शम्स जैसी शख्सियत को बहुत कम नाम जचते हैं। परिंदा उसमें से ही एक है। खैर, शम्स के बारे में पिछले एपिसोड में हमने कई बातें की। तब हमने आपको उनके मुलाकात की एक दास्तां सुनाई थी, लेकिन उस कहानी के अलावा और भी कई कहानियां मशहूर है। तो इस एपिसोड में उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अफलाकी की अगर माने तो वो ये दास्तां सुनाते हैं। शम्स उनके रूहानी इल्म की इंतहा तक पहुंचे हुए शख्स थे। रूमी और शम्स की पहली मुलाकात के पहले कई सालों तक शम्स किसी परिंदे की तरह किश्वर बकिश्वर जा बजा दर बदर घूमते रहे। शायद इसीलिए उन्हें लोग परिंदा कहा करते थे। कहा जाता है कि उन्हें एक कॉल भी मिला था, एक अफलाकी कॉल। उसमें उन पर नुमाया हुआ वो नुक्ता, वो राज, जिसमें उन्हें यह पैगाम मिला कि वो जिस शख्स की तलाश कर रहे हैं, रूहानी इल्म से लबरेज इश्क हकीकी की इंतहा तक उन्हें यही शख्स पहुंचाएगा। यानी उनके पास जो भी सवाल है, उन तमाम सवालात के जवाब इसी एक शख्स के पास होंगे। उस शख्स का नाम था जलालुद्दीन बल्खी, और वो रहता था कुनिया में। बस इस पैगाम को मानकर एक रोज़ शम्स तबरीज़ अपने सफ़र में कुनिया आकर पहुंच गए। एक सराय में वो रहने लगे। उनके पास बस एक सज्जादा और एक कासा, यही सामान था। कुछ 10-15 दिन तक इस सराय में वो रहे। एक रोज़ उस सराय के दरवाजे के पास जब शम्स बैठे थे, तो एक घोड़े पर सवार होकर रूमी अपने मुरीदों के साथ वहाँ से गुजरे। तभी शम्स उठ गए और उस घोड़े की लगाम पकड़ ली और रूमी से पुरसिश की, तुम आकिल और आलिम शख्स लगते हो, तो बताओ कौन है जो खुदा के रास्ते को अच्छे से पहचानता है? क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या बायज़िद बस्तामी है? हाजरीन, बायज़िद बस्तामी ये एक और सूफ़ी का नाम है जो उस दौर में काफ़ी मशहूर थे। तो रूमी ने कहा, बेशक नबी हमारे प्यारे रसूल ही है जो उसके रास्ते को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। शम्स ने कहा, फिर ऐसा क्यों है कि नबी ने फरमाया, मौ अर्फ नौक हक मआरिफ तक। या खुदा, हम अब तक तुम्हें जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जान सके हैं। मगर बायज़िद बस्तामी फरमाते हैं, सुबहानी मौ एज़म शानी, यानी उसकी शान मुझी में तो बसती है, उसकी शान से किस कदर शानदार हूँ मैं। तो इस हिसाब से तो बायज़िद बस्तामी उस लाजवाल को अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते हैं इस सवाल पर रूमी बेहोश हो गए, और जब उन्हें होश आया
तब वो शम्स को लेकर अपने घर चले गए और उन्हें अपना पीरो मुर्शीद बना दिया और फिर खलवत में 40 दिन शम्स की सोहबत में गुजारे। ऐसे ही एक तारीख नवीस जामी अपने नफ़हतुल उन्स इस किताब में कहते हैं कि रूमी ने शम्स को जवाब दे दिया उनके सवाल का, मगर इसके बाद 3 महीने शम्स के साथ खलवत में गुजारे। एक और तारीख नवीस है जिनका नाम है मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर। रूमी के बेटे सुल्तान वालाद के दौर में मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर ने रूमी का तज़किरा किया है। एक वक्त रूमी उनके घर में जब उनके मुरीदों को दर्स दे रहे थे, तब एक फ़कीर वहाँ आकर बैठ गया। उसने किताबों का रुख करते हुए रूमी से पूछा, ये सब क्या है? रूमी ने कहा, इन किताबों में वो ज्ञान है जिसे तुझ जैसा नादां फ़कीर कभी नहीं समझ सकता। कहते हैं रूमी के इन अल्फाज पर उन किताबों ने आग पकड़ ली और वो सारी किताबें जलने लगीं। चौंक कर रूमी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? शम्स ने कहा, ये वो चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझ सकते। तो ये होने के बाद शम्स उठकर उस किताब खाने के बाहर चले गए और उसके बाद फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। तो हाजरीन, ऐसे ही उस एक कहानी के मुख्तलिफ वर्जन्स हमें मिलते हैं। इनमें से कौन सी बातें सच हैं इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पहली मुलाकात के कई किस्से हमें बस एक सबक की ओर इशारा कर रहे हैं। वो ये है कि शम्स, जो कि एक सूफी फ़कीर थे, अक्ल के इस कदर मुकाबिल थे कि उनके उस किताब खाने में बस किताबों के नज़दीक होने से ही किताबों ने आग पकड़ ली। तो हो सकता है कि इस कहानी के बहुत ज़्यादा किस्से मशहूर हो, लेकिन उनमें जो रूहानी बात है ना, इस कहानी का जो भी एसेंस है उसे समझना लाजिम है हाजरीन। इस कहानी का एक और बयां हमें देते हैं दुनिया के मशहूर मुसाफिर इब्न बतूता। 14वीं सदी के ये मुसाफिर उनके एक सफ़र में कुनिया भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो कहानी सुनी वो उन्होंने अपनी किताब में बयां की है। वो कहते हैं कि रूमी एक दिन दर्स दे रहे थे, तभी एक शक्कर फरोश, एक कंद फरोश यानी एक मिठाई बेचने वाला, कंद बेचने वाला उनके मदरसे के दर से गुजरा। रूमी ने उनसे एक मिठाई की दरख्वास्त की। कहते हैं रूमी को मिठाई देने के बाद उसने कोई भी दाम लेने को मना कर दिया और वो बस आगे चल बसा, लेकिन फिर उसकी मिठाई उसने किसी को नहीं बेची। जब रूमी को ये बात पता चल गई तब रूमी उनके पीछे चल पड़े। आगे कई महीनों तक रूमी उन्हें ढूंढते रहे और इस तलब में उन्होंने जो भी कहा वो उनके मुरीदों ने मसनवी नाम की किताब में समेट लिया। खैर, ये बयां भी असलियत से थोड़ा दूर है, लेकिन इब्न बतूता के इस दस्तावेज़ पर भी हमें तवज्जो करना है। इन सब के बाद एक आखिरी बयां हम सुनेंगे और वो है खुद रूमी के बेटे सुल्तान वलद का। अपने वलदनामा इस किताब में वो फरमाते हैं, खजरश बूद शम्स तबरीज़ी औन के बाऊ अगर दरामीज़ी, यानी शम्स तबरीज़ जैसे मौलाना रूमी के खिज़र थे, यानी रहनुमा थे, रहनुमाई करने वाले थे। शम्स तबरीज़ के साथ मौलाना रूमी इस कदर एक हुए। शम्स तबरीज़ रो नमी दीदांद दर तलब गरचे बस बगर दीदांद, लेकिन शम्स तबरीज़ी को अभी तक किसी ने नहीं देखा था, हालांकि बहुत लोग ऐसे ही किसी शख्स की तलाश में थे। गैरते हक वराओ नेहोन मिदोश्त दूर अज वहम व अज गमान मिदोश्त। खुदा ने शम्स तबरीज़ को सबसे छिपा कर रखा था। सबके ख्याल और गुमान से शम्स तबरीज़ को दूर रखा था। नज़द यज़दान शुबुद मौलाना अज हमें खास्तर बसादिक और सफ़ाओ। पर क्योंकि मौलाना रूमी खुदा के करम के बहुत नज़दीक थे, तो खुदा ने अपना कोई नूर शम्स तबरीज़ की शक्ल में मौलाना रूमी के सामने पेश कर दिया। बाद बस इंतज़ार
رویش دید گشت سرها برو چو روز پدید. بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد آخر کار مولانا رومی نے شمس تبریز کے چہرے کو دیکھ ہی لیا. گشت سرہو برو چو روز پدید. مولانا رومی پر آخر کار وہ تمام اسرار آشکار ہو ہی گئے. دید آندراو کہ ہیچ نتوان دید ہم شنید آنچه کس ز کس نشنید. وہ دیکھا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ سنا جو پہلے کسی نے نہیں سنا تھا. شد برو عاشق و برفت از دست گشت پیشش یکی بلندی و پست. کہ مولانا رومی شمس تبریز کے اس قدر عاشق ہو گئے کہ دنیا کے تمام طور طریقوں سے رومی آزاد ہو گئے. دعوتش کرد سوی خانه خیش گفت بشنو شاہو عظیم درویش. مولانا رومی نے شمس تبریز کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. کہا ہے شہنشاہ اس درویش کی کچھ باتیں سن لو. خانه ام گرچه نیست لایق تو لیک ہستم به صادق عاشق تو. چونکہ میرا خانہ یعنی میرا گھر تمہارے لائق نہیں ہے، پھر بھی میں تمہارا ایک عاشق ہوں، تو میری بات مان جاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ. بنده را هرچه هست و هرچه شود بی گمان جمله آن خواجه بود. اس بندے کے پاس جو بھی ہے اور جو بھی ہوگا بے گمان یہ جان لو کہ یہ سب تمہارا ہی ہوگا. بعد از آن هر دو خوش روانه شدند شاد و خندان به سوی خانه شدند. اس کے بعد وہ دونوں خوش رواں ہو کے ان کے گھر میں چلے گئے، شادمان اور خوش خندان ہو کے گفتگو کرنے لگے. تو اس طریقے سے الگ الگ لوگوں نے اس ملاقات کے الگ الگ بیان دیے ہیں. گو اس ملاقات کے بارے میں کئی لوگوں کے الگ الگ خیالات ہیں، لیکن اس ملاقات کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں لوگوں کی بالکل ایک رائے ہے. تو سامعین، آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم رومی کی زندگی میں، کیونکہ رومی جن چیزوں کے لیے جانے جاتے ہیں وہ سب چیزیں اب ان کے ساتھ ہونے والی ہے. فی الحال آج کے لیے ہم یہی رکیں گے. تو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ رومی بیگو کے اس سیزن کا آخری ایپیسوڈ تھا. رومی کو جاننے کے اس سفر میں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی. تب دیکھیں گے رومی کا اگلا سفر. اس پہلے سیزن کے درمیان آپ نے جو بھی سنا اور جتنا رومی کو جانا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، یہ جاننے میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ سننے سے پہلے اور سننے کے بعد رومی کے بارے میں آپ جو بھی جانتے تھے اس نظریے میں اگر کچھ فرق پڑا ہے تو اسے ہمارے ساتھ ضرور بانٹیے گا. یہی نہیں، اگر آپ کے پاس ہمارے پوڈ کاسٹ کے بارے میں اور رومی کے بارے میں بانٹنے کے لیے کچھ بھی ہے تو ضرور اس کا بیان کیجیے گا. ہم انسٹاگرام پر موجود ہیں اور ہمارے ہینڈل کا نام ہے رومی ہے. آپ سبھی کے بیان کے ہم منتظر ہیں. تو چلیے آج کے لیے یہیں رکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے، رومی ہے.